Good morning, students. Beta, today we are going to learn our last atomic model, that is the quantum mechanical model, most advanced form of atomic model. In this model, we have to discuss what are the different shape of orbitals, what are the probability distribution curves, radial, angular, what are nodes, what are antinodes, and how we are going to find out the distance for the nodes and antinodes, why there is only 2 electrons in a single orbit, and all these concepts we are going to study. First of all, जो की पॉइंट्स है बेटा हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। इसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको पहले पता होना चाहिए, इट इज़ बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन का एक वेव नेचर है, वेव बेटा इस तरीके से फ्लो करती है, आपको पता है, विद द क्रेस्ट एंड ट्रफ। अगर ऐसे मूव करेगी तो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज अ वेव लेंथ, एंड द हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। बेटा उसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर साई। तो पहला पॉइंट है बेसिक कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका कोई एम्पलीट्यूड होगा उसकी कोई वेवलेंथ होगी। सेकेंड, और रेडिएशंस के लिए एक वेल नोन लॉ है जिसे हम लेंज़स लॉ कहते हैं। लेंज़स लॉ क्या कहता है कि किसी भी रेडिएशन के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर किसी भी रेडिएशन आर वेव इन नेचर, अगर किसी भी रेडिएशन किसी भी लाइट के लिए जो इंटेंसिटी है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन भी वेव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के केस में हम प्रोबेबिलिटी वो नहीं कहते, हम बेसिकली इंटेंसिटी नहीं कहते, इलेक्ट्रॉन के लिए वर्ड हम क्या यूज़ कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी। बेटा यहाँ एक बच्चे मिस्टेक करते हैं कि साई स्क्वायर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट द प्रोबेबिलिटी, इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फ़र्क क्या है आप उनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखोगे क्या डिफरेंस आएगा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, आई एम स्पेसिफिकली राइटिंग दिस पॉइंट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन के केस में हम इंटेंसिटी वर्ड नहीं यूज़ करते, क्या यूज़ करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जैसे हर एक रेडिएशन की इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, साई स्क्वायर के ऊपर। इसीलिए साई को बेटा हम कहते हैं वेव फंक्शन, ये एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और साई स्क्वायर को हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो पहला पॉइंट वेव नेचर। दूसरा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, उसको साई स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि ये लॉ है, वैलिड लॉ है, वेरीफाइड लॉ है कि किसी भी रेडिएशन के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर ये भी एक वेव की तरह एक्ट कर रहा है तो इसकी भी जो इंटेंसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रॉन के लिए वर्ड हम इंटेंसिटी ना यूज़ करके क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नाउ थर्ड, अब साई स्क्वायर हमें बता दे रहा है प्रोबेबिलिटी कहाँ है। अब साई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से आएगी हमें इलेक्ट्रॉनिक की साई स्क्वायर की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन के साई स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। SCHRO। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या इक्वेशन है, डो स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। साई आपको पता है इज अ वेव फंक्शन, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव।
H प्लैंक्स कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है बेटा टोटल एनर्जी और V होता है पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन की वैल्यू से, जिस इक्वेशन को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कह देते हैं, इस इक्वेशन की वैल्यू से ही हम साई की वैल्यू निकालते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे, अलग अलग एक्सिस पे, अलग अलग प्लेन से। उसी से हमें एक कंसेप्ट पता चलता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्बिटल। नाउ व्हाट इज़ दिस ऑर्बिटल? बेटा ऑर्बिटल एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस आएगा जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम। जिस एरिया में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron is maximum, that is called as a orbital. So पहले बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बेटा एग्जैक्ट मॉडल जहाँ रेडियल वेव फंक्शन या एंगुलर वेव फंक्शन पे नहीं आया, मैं जस्ट सिंपल येस दे रहा हूँ, आपको दिमाग में बैठ जाए कि है क्या। इलेक्ट्रॉन भी वेव है तो उसकी भी इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, साई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के केस में इंटेंसिटी नहीं, हम क्या यूज़ कर लेते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिपेंड करती है साई स्क्वायर के ऊपर, इसलिए साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं, साई को हम वेव फंक्शन कहते हैं। अब इस साई स्क्वायर की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस, अलॉन्ग एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं, डोंट यू वरी, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको दिमाग में रखना है कि आया क्या। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सॉरी, इसे मिटाने में। सर ग्लास बोर्ड, तो अगर साई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, अगर सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस है, हर एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हर एक डायरेक्शन में एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, हर एक डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में सेम आएगी, तो बेटा एक ही शेप बनेगी, दैट वुड बी ए स्फीयर। अब सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट क्या बनेगा, एक सर्कल बनता है 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में क्या बनता है, स्फीयर। तो हर एक एक्सिस पे और हर एक प्लेन पे हर जगह साई स्क्वायर की वैल्यू सेम आए, देन उस ऑर्बिटल को हम कहते हैं स्फेरिकल ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सभी एक्सिस सभी प्लेन में सेम होती है, ऑल एक्सिस ऑल प्लेन हर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी सेम होगी, उसे एस ऑर्बिटल कह देंगे। और एस ऑर्बिटल में कहीं भी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बेटा, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं लीनियर मैग्नेटाइजेशन। क्या कह देते हैं, लीनियर मैग्नेटाइजेशन, कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी हर एक डायरेक्शन में है, हर एक एक्सिस पे, हर एक प्लेन पे, तो इसकी लीनियर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। इसी लीनियर मैग्नेटाइजेशन को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसकी एल की वैल्यू क्या आती है, 0। बट अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर एक्सिस में हो, मे बी एक्स एक्सिस, मे बी वाई एक्सिस, मे बी जेड एक्सिस, सेंटर पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस में 0 होती है, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने प्रूव किया। तो इलेक्ट्रॉन आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये कैसी शेप बनेगी, ठीक है, बीच में नहीं है, तो इस पूरे पे ऐसे नहीं बन सकता कि ये सारे के पूरे पे हैं, सेंटर पे तो है नहीं, तो हमारे पास शेप एक डम्बल शेप आ जाती है, जिसको हम कह देते हैं पोलराइज्ड ऑर्बिटल। पोलराइज का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाना, जैसे वोट पोलराइजेशन कहते हैं, हिंदू एक साइड हो गए, मुस्लिम एक साइड हो गए, पोलराइजेशन हुई। यहाँ भी क्या हुआ है, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एक्सिस में चला गया, आइदर पी एक्स, पी वाई और पी जेड।
इसको हम कहते हैं p ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल एक ऐसी स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। अगर हर एक डायरेक्शन में, हर एक एक्सिस, हर एक प्लेन में सेम आएगी देन s ऑर्बिटल। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी देन इज p ऑर्बिटल। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो इसकी लीनियर मैग्नेटाइजेशन भी एक डायरेक्शन में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी एक डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो एल की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास लीनियर मैग्नेटाइजेशन, द मैग्नेटिक फील्ड इन वन डायरेक्शन, एक एक्सिस में उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें एक डायरेक्शन में है तो एल की वैल्यू क्या आ जाती है 1। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर एक डायरेक्शन में सेम होगी तो s ऑर्बिटल। अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, आइदर x, आइदर y और z, तो उसको हम p ऑर्बिटल कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स ये x y है, x एक्सिस y एक्सिस, सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, आइदर x y इस प्लेन में होगा और आइदर नेगेटिव एक्स वाई प्लेन में होगा, या इस पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स में होगा और इसमें नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स में होगा। तो अगर इस टाइप की शेप बनती है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में आती है, देन दे आर कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स। इनको हम क्या कह देते हैं, डी ऑर्बिटल्स। बेटा p 3 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन 3 एक्सिस, दैट इज px, py, pz। अब d है प्लेनर ऑर्बिटल्स। प्लेन कितने होते हैं, वी हैव 3 प्लेन, dxy, dyz और dxz। तो अगर हमारे पास प्लेन 3 हैं dxy, dyz और dxz, तो हमारे पास d ऑर्बिटल भी 3 होनी चाहिए, dxy, dyz और dxz। बट ये 3 नहीं, d ऑर्बिटल 5 है। अब 5 d ऑर्बिटल क्यों हैं, इनमें 2 एक्शियल d ऑर्बिटल भी हमने रखे हैं। एक्शियल ऑर्बिटल होते हुए भी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक्सिस पे है, फिर भी हमने उसमें d में क्यों रखा है, क्योंकि इनका लीनियर मैग्नेटाइजेशन 2 है। बेटा देखो, लीनियर मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड 2 डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। इसकी एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। एक्स वाई में एक्स और वाई पे हो जाएगी, वाई जेड में वाई और जेड एक्सिस पे हो जाएगी, एक्स जेड में एक्स और जेड एक्सिस पे हो जाएगी। तो 2 डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी किसी डायरेक्शन में नहीं, इसकी एक डायरेक्शन में तो एल की वैल्यू क्या आ गई 1, इसकी 2 डायरेक्शन में एल की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, एस की कहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं, लीनियर मैग्नेटाइजेशन 0। इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में एल की वैल्यू 1 और इसकी मैग्नेटिक फील्ड 2 डायरेक्शन में एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब डी 2 ऐसे भी हैं जो एक्शियल हैं, फिर उनकी एल की वैल्यू 2 कैसे आती है, ध्यान से देखो बेटा। एक है ये जिसको हम कह देते हैं dx² माइनस y²। यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी x एक्सिस पे भी होती है और y एक्सिस पे भी होती है। ये भी डबल डंबल है, ये डबल डंबल, ये स्फीयर। अगर प्रोबेबिलिटी x एक्सिस पे भी होगी, y एक्सिस पे भी होगी, उसे हम कहेंगे dx² माइनस y²। सी हियर अगेन द प्रोबेबिलिटीज आर आल्सो अलोंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। तो लीनियर मैग्नेटाइजेशन x एक्सिस में भी होगी और y एक्सिस में भी होगी। तो इसकी भी l की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इवन दो ये dx² माइनस y² एक एक्शियल d ऑर्बिटल है, बड़ी बार कॉमन पूछा जाता है, नेम 2 एक्शियल d ऑर्बिटल्स। एक्शियल d ऑर्बिटल में dx² माइनस y², एक ये, इसकी भी l की वैल्यू 2 आई, इसलिए एक्शियल होते हुए भी d में रखा। और एक होता है dz², दैट इज इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी z एक्सिस में तो है ही है और साथ साथ में yz प्लेन पे भी है, z एक्सिस में है और साथ में yz प्लेन पे भी है। तो अगेन 2 डायरेक्शन में आ गई, l की वैल्यू इसकी भी क्या आ गई 2। तो इसीलिए हम इनको क्या क्या इसमें कैटेगरी में रखते हैं d ऑर्बिटल से डिफ्यूज ऑर्बिटल। यहाँ 2 पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्यूजन हो जाए, इलेक्ट्रॉन बंट जाए, पोलराइज एक डायरेक्शन में जाए, स्फेरिकल हर एक डायरेक्शन में इक्वल है। f ऑर्बिटल्स हमें शेप नहीं करनी, वी हैव ओनली फॉर s p d। तो s
स्फेरिकल होता है, हर एक डायरेक्शन में, हर एक एक्सिस में, हर एक प्लेन पे प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। पी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुई, आइदर एक्स, एक्स वाई और जेड, सेंटर में न्यूक्लियस है, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसलिए डंबल शेप आती है। वैसे ही डी ऑर्बिटल्स में दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हैं इलेक्ट्रॉन, तो मतलब वहाँ प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन हो जाए, वाई जेड प्लेन हो जाए, एक्स जेड, ये तीन डी प्लेनर डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और दो डी एक्शियल हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंपल बेसिक था इसका। ऑर्बिटल्स की शेप, ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं, ऑर्बिटल्स क्यों एक पर्टिकुलर शेप की हैं, क्या नाम, क्यों शेप रखा गया है, तो एस स्फेरिकल इसलिए क्योंकि हर एक डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी सेम होती है, पी प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे है, डी प्रोबेबिलिटी दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, एक्स और वाई, दैट इज़ इन द प्लेन में होती है। तो ये स्फेरिकल है, ये पोलराइज्ड है, ये डिफ्यूज्ड है। एफ हमें नहीं पढ़ना तो हमें कोई टेंशन नहीं। तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या आई, 0, देयर इज़ नो लीनियर मैग्नेटाइजेशन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। पी के लिए एल की वैल्यू क्या आई, 1, डी के लिए एल की वैल्यू आई 2, एफ के लिए आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है तो एल की वैल्यू क्या आएगी 3, उसमें तीनों एक्सिस में डिफ्यूज होती है, एल की वैल्यू 3, इसमें एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 2। तो एल स्टैंड्स फॉर लीनियर मैग्नेटाइजेशन, एल की वैल्यू 0 होगी फॉर एस, पी के लिए 1, डी के लिए 2। देन नेक्स्ट, अब ये हमने निकाला कैसे पता चला कि कहाँ ऑर्बिटल है, कैसी ऑर्बिटल है, किस शेप की ऑर्बिटल है, दैट ऑल डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मॉडल, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो पहले अभी तक हमने जो सिंपल चीज़ें वो डिस्कस कर ली, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स पढ़ लेते हैं। एक चीज़ हमने पढ़ ली कि ऑर्बिटल क्या है, वहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। अब एक और चीज़ पढ़नी है हमें, नोट्स, और एक ऑर्बिटल में वन ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, एंड दैट टू बी इन द ऑपोजिट स्पिन। अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो एक कंसेप्ट ये भी आता है, वाई देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं बेटा, इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दी गई है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या है, मैं एक रस्सी बांधता हूँ, उधर से ऐसे बर्ल करता हूँ तो वो क्या होगा, एक वेव जाएगी इधर, अगर वो वेव टकरा के वापस आ जाती है तो डिस्टेंस कवर क्या हो गया, 0। जब डिस्टेंस कवर 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर 2 वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक वेव ऐसे है और दूसरी वेव इससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इनको हम कह देते हैं स्टेशनरी वेव। देखो, एक वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, जब इसका क्रेस्ट बन रहा है मतलब ये एनर्जी क्या कर रही है, गेन कर रही है। दूसरे वाले का क्या बन रहा है, ट्रफ, मतलब वो एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस। जब एक लॉस कर रहा है दूसरा क्या कर रहा है, गेन। सेकेंड स्टेप में ये ए वेव मान लो, ये वी मान लो, तो ये ए जब एनर्जी गेन कर रहा था, बी लॉस कर रहा था। अब बी जब गेन कर रहा है तो ए क्या कर रहा है, लॉस। फिर ए गेन करेगा, बी क्या कर देगा, लॉस। तो नेट लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, एनर्जी क्वांटाइज्ड रहती है। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू बी इन द पेयर्स। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ऑपोजिट स्पिन में, ठीक है। एक क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ एक और क्वांटम नंबर आ जाता है, दैट इज़ एस, ठीक है।
तो एस एक को हम ले लेते हैं +1/2 दैट इज़ फॉर क्लॉकवाइज, और एक ले लेते हैं -1/2 दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो एक चीज़ और तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए, वाई देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर सो दैट दे कैन फॉर्म ए स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव, एक वेव गई टकराई किसी एक प्लेन सरफेस से, वो वापस आ जाती है, हम कहते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट उस वेव की क्या है, 0। अब यहाँ एक ही वेव टकरा के वापस नहीं आ रही, बेसिकली 2 डिफरेंट वेव है, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो कंबाइन करके क्या बना रही हैं, स्टेशनरी वेव बना रही हैं। उन्हीं स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन की वजह से ही एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला कंसेप्ट, साई स्क्वायर क्यों लिया गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए। लेंज़स लॉ कहता था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के लिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो इलेक्ट्रॉन की भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। साई स्क्वायर की वैल्यू हमने किससे निकाली, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस में है, किस प्लेन में है, उससे हमने देख लिया कि इसकी शेप कौन सी है, हर एक डायरेक्शन में सेम हो एज स्फेरिकल। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, उसे डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। अगर हम पी ऑर्बिटल्स पोलराइज्ड, अगर 2 डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो उसे डी ऑर्बिटल्स। एस में किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसे हम कहते हैं उसकी लीनियर मैग्नेटाइजेशन 0 है, एल वैल्यू 0 है, उसी एल को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। हमने 2 डिस्कस कर लिए, स्पिन और एजीम्यूथल। एल की वैल्यू 0 आती है एस के लिए। पी में एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। डी में 2 डायरेक्शन में, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। डी में 2 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं, 3 है प्लेनर, 2 हैं एक्शियल। प्लेनर dxy dyz dxz, 2 एक्शियल कौन से हैं, dx² - y² और dz²। उनको भी हमने इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें भी 2 डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। एल की वैल्यू वहाँ भी क्या है 2 है, तो लीनियर मैग्नेटाइजेशन 2 आ रही है, तो इसीलिए एक्शियल वालों को भी हमने डी में रखा हुआ है। तो देयर आर द डिफरेंट शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब ये शेप बेसिकली ड्राइव कैसे हुई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, उस पे आते हैं। दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन से पहले एक छोटा सा पॉइंट हमारा यहाँ पेंडिंग है बेटा। ये साई है, एम्पलीट्यूड है, साई का ग्राफ है, वेव का ग्राफ है। अगर देखो इस पॉइंट पे साई की वैल्यू, ये साई है, साई को हमने वेवलेंथ आर के प्लॉट किया है, इस पॉइंट पे साई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। जिस पॉइंट पे साई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं एंटी नोड, वेयर द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। और एक ये पॉइंट है जहाँ ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। ये है हमारे पास नोड्स। यहाँ साई की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 0। तो व्हाट आर नोड्स? नोड्स वो 3D स्पेस हैं वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो हाईएस्ट पीक दैट इज एंटी नोड, जहाँ ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज नोड्स। अब इसी से आप नोड्स और एंटी नोड का डिस्टेंस निकाल सकते हो अगर वेवलेंथ दी हो। कई बार आपको वेवलेंथ बेटा डी ब्रॉगली इक्वेशन से भी आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। वेवलेंथ पता चल गई तो उससे आपको आना चाहिए व्हाट इज़ द डिस्टेंस फॉर नोड एंड डिस्टेंस फॉर एंटी नोड। देखो सिंपल सी चीज़ है, 2 क्रस्ट के बीच डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, ठीक है, ध्यान से देखो 2 क्रस्ट के बीच डिस्टेंस क्या है वेवलेंथ। तो कितने हाफ आ गए, 1 2 3 4, 4 हाफ से बना हुआ है ये एक लैम्डा। तो एक हाफ पीक का क्या होगा λ/4। देख लो कितने हाफ आए पीक के, एक हाफ ये, 2 3 और ये 4। 2 क्रस्ट के बीच कितने हाफ हैं, 1 2 3 और 4 हैं। तो λ/4 में डिवाइडेड है एक हाफ। तो देखो एंड नोड्स का डिस्टेंस क्या है, पहले क्या है इतना λ/4 कितना हो गया बेटा 2 λ/4। तीसरा ये आ गया, ये क्या आ गया 1
इतना लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, और ये कहाँ आ गया 4 लैम्डा बाय 4, फिर ये आ गया 5 लैम्डा बाय 4, और ये पॉइंट कितना आएगा 6 लैम्डा बाय 4, एंड सो ऑन 8 लैम्डा बाय 4, 10 लैम्डा बाय 4. दिस इज द नोडल डिस्टेंस. ये कौन सा डिस्टेंस है नोड्स का. अगर आपको एंटी नोड्स डिस्टेंस पूछा, एंटी नोड्स कहाँ आ रहे हैं, देखो एंटी नोड्स ये पहला है, लैम्डा बाय 4 पे ही एंटी नोड आ गया. दूसरा कहाँ आ गया लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, ये 3 लैम्डा बाय 4 है. तो यहाँ देखो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 कितना हो गया 2 लैम्डा बाय 4, और ये क्या हो गया लैम्डा बाय 4, ये आ गया ना हाइट. यहाँ सिर्फ लैम्डा बाय 4 एक एंटी नोड आ गया, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, और ये 3 लैम्डा बाय 4, यहाँ एक और एंटी नोड आ गया हाईएस्ट. ठीक है, तो एंटी नोड्स का डिस्टेंस आते हैं 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, ऑब्वियस लैम्डा बाय 4 भी है, 7 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन. तो लैम्डा बाय 4 के फॉर्म में ही आपके नोड्स और एंटी नोड्स हैं. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. नोड्स किस डिस्टेंस पे है इवन नंबर में, लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4, 6 लैम्डा बाय 4 एंड 8 लैम्डा बाय 4. और एंटी नोड्स ऑड नंबर में, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 lambda by 4, 7 lambda by 4. That's how you are going to calculate the nodal distance और एंटी नोडल. नोड क्या हुए जहाँ जिस एरिया पे साई 0 हो गया, साई 0 मतलब साई स्क्वायर 0, प्रोबेबिलिटी 0. जहाँ प्रोबेबिलिटी 0 होगी वो नोड्स हो जाएगा, और जहाँ साई की वैल्यू हाईएस्ट होगी, प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी, उसको हम क्या कह देंगे एंटी नोड्स. तो देयर आर नोड्स एंड एंटी नोड्स. सो दिस वाज अबाउट नोड्स एंड एंटी नोड्स. तो हमने वेव फंक्शन स्टडी कर लिया, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ ली, तो वाई देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हो गया. देन हमारे पास नोडल और एंटी नोडल डिस्टेंस हो गया. सो वी आर लेफ्ट ओनली विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो भी इम्पॉर्टेंट है. लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों. पहली चीज़ तो तुम्हें ये कोऑर्डिनेट्स क्लियर होने चाहिए. ये अगर है हमारे पास z एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस, हम यहाँ x y z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं ले रहे, हम यहाँ एंगुलर कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं. फ़र्क होता है. क्या फ़र्क है मैं आपको कहता हूँ. मेरे सामने बिल्कुल कैमरा पड़ा हुआ है, मैं x एक्सिस में कोई 1 किलोमीटर चलता, 10 मीटर चलता हूँ, और ऊपर 10 मीटर में मान लो कहाँ चल गया z एक्सिस में. तो मेरा कैमरे के कोऑर्डिनेट्स आए 10 और 10. ठीक है, 10 0 10, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z. बट मैं ये भी बता सकता हूँ कि अगर मैं इस जगह ओरिजिन पे खड़ा हूँ तो मेरे एक लाइट यहाँ लाइट बी 60 डिग्री पे पड़ी है, और एक लाइट यहाँ 60 डिग्री पे पड़ी है. तो मैं जस्ट एंगल दे के बता सकता हूँ कि किस जगह पे पोजीशन है पार्टिकल की, और उसके साथ मुझे एंगल के साथ साथ पर्टिकुलर डिस्टेंस देना पड़ेगा. उनको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. डिस्टेंस और एंगल, सेंटर से डिस्टेंस देना पड़ेगा, इस डिस्टेंस पे है, और एक पर्टिकुलर एंगल मेरे से 10 मीटर दूर है और मान लो 60 डिग्री पे है. दैट इज़ कॉल्ड एज एंगुलर कोऑर्डिनेट्स. मैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं कह रहा जाने के लिए, इसी में एक्स वाई जेड. ध्यान से देखो बेटा, एक पर्टिकुलर ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस. तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, दैट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. जैसे सेंटर ऑफ स्फीयर से शुरू होके आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो. इट्स नॉट एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, किसी प्लेन में नहीं, किसी एक्सिस में, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाए. इस डिस्टेंस को हम कहते हैं आर. आर क्या है? रेडियल डिस्टेंस है. सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से एक स्फेरिकल डिस्टेंस में चलने को आप आर कहते हो, रेडियल डिस्टेंस कहते हो. आर पे मूव की.
एक होता है r, दैट इज द रेडियल डिस्टेंस, और एक होता है थीटा. व्हाट इज थीटा? दैट इज एंगल ऑफ r विद द z एक्सिस, दैट इज थीटा. r को पॉजिटिव z एक्सिस से जो एंगल बनता है दैट इज थीटा. और इसी r का, बेटा ये r 3D में है तो ये इधर भी होगा, ज़रूरी नहीं है इधर ही हो, 3D में है यहाँ भी होगा. तो जितना x एक्सिस के साथ ये r एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं फाई. तो ये एटलीस्ट पता होना चाहिए. r रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, कि सेंटर से मैं मूव कर रहा हूँ किसी भी डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे. मैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से 10 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे गया. एक मैं स्फेरिकल डिस्टेंस पे मूव कर रहा हूँ, एक रेडियल डिस्टेंस, एक रेडियस की तरह मूव कर रहा हूँ. उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, रेडियस हर डायरेक्शन में मूव बना सकते हैं. वैसे r डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, इसमें मूव कर रहा हूँ r. दूसरा, अब मैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रहा हूँ. पर्टिकुलर एंगल दो हैं, थीटा और फाई. r जो z एक्सिस के साथ बनाता है उसे हम थीटा कहते हैं, और r जो हमारे पास x एक्सिस के साथ बनाता है उसे हम क्या कह देते हैं? फाई कह देते हैं. इससे आप x y z निकाल सकते हो बेटा, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो. कैसे निकलते हैं बेटा? x पोजीशन होती है r साइन थीटा कॉस फाई, y होता है r साइन थीटा साइन फाई, और z होता है r कॉस थीटा. नो नीड टू रिमेंबर दिस, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बट सिर्फ मैं तुम्हें ये हिंट देना चाहता था व्हाट आर द एंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट द 3 डायमेंशनल पोजीशन. एक्स वाई जेड तो हम निकाल सकते हैं r थीटा फाई से. तो यहाँ हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए हैं, एक r दैट इज़ रेडियल डिस्टेंस और एक थीटा एंड फाई दैट इज़ एंगुलर डिस्टेंस. तो अगर मैं रेडियल डिस्टेंस पे मूव करता हूँ तो साई को हमने, साई स्क्वायर को, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, साई स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक मैंने डिवाइड कर दिया साई r दैट इज़ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और एक मैंने इसे डिवाइड कर दिया साई स्क्वायर थीटा फाई. इसको हम कहते हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो में डिवाइड कर दिए, जिससे मुझे सारा डिस्टेंस NLM मिलेगा. ठीक है. तो होता क्या है कि मैं एक सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से, मैं थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, हाईलाइटेड रहेगा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मूव किया r डिस्टेंस के ऊपर, एक रेडियल डिस्टेंस r पे मूव कर रहा हूँ. और यहाँ हमारे पास एक स्फेरिकल शेल में साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है. जैसे जैसे मैं r से मूव करता जाता हूँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आता है जिस डिस्टेंस पे ये साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है. और देखा गया कि ये जो r है that was exactly equal for hydrogen was exactly equal to the first Bohr orbit. तो ये r जो आता है जब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की तरह आता है उतना ही डिस्टेंस आता है जितना डिस्टेंस फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का था. दैट मीन्स न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन फाउंड किया जाता है, उस डिस्टेंस को आप शेल कहते हो. तो इस r रेडियल डिस्टेंस से n मिलता है, दैट इज शेल मिलता है. किस शेल में इलेक्ट्रॉन है? हम एक रेडियल डिस्टेंस पे मूव करते जाते एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आया जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? मैक्सिमम. इस पर्टिकुलर स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी. तो उस पर्टिकुलर को हमने के लेवल को क्या कह दिया? शेल. कितने डिस्टेंस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है. फिर और डिस्टेंस मूव करेंगे, मान लो R2 पे आया इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम. मैं रेडियल डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ तो इसलिए मैं स्फेयर बनाता जा रहा हूँ, कोई भी शेप हो सकती है. एक R3 पे आया, इन्हीं को हम कह देंगे शेल.
किस डिस्टेंस पे जाके दोबारा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाती है, उसको शेल कहते हैं। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से चला, मान लो 10 एंगस्ट्रॉम चला, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आई, फिर कम थी, फिर 20 एंगस्ट्रॉम पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आई, फिर 40 पे आई, उन्हीं को हम डिफरेंट क्या कह देंगे, शेल कह देंगे। तो किस रेडियल डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आती जाती है, दैट इज़ सिमिलर टू बोहर ऑर्बिट, वो तो स्फेरिकल शेल की तरह ही हो गया ना, तो इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। तो आर से शेल पता चलता है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा आता है रेडियल का, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा आता है, अगर पहला हम देखें एस ऑर्बिटल के लिए, अब अगर हम यहाँ साई बनाते हैं, स्क्वायर बनाएंगे और इसको डिस्टेंस के साथ प्लॉट करें, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से आती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होती जा रही है। दिस इज साई, मैंने पहले वर्ड लिखवाया था, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसीलिए कुछ ग्राफ ऐसे दिखाई देते हैं। अब ग्राफ ये वाला तो हम यूज़ करते नहीं, ये हमें कोई ऑर्बिटल नहीं बताता कि किस डिस्टेंस पे ऑर्बिटल है। हमें ऑर्बिटल कैसे पता चलता, ऑर्बिटल इज़ अ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी इज़ मैक्सिमम, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सोचो, डेंसिटी से प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इनटू वॉल्यूम होता ना, वैसे ही प्रोबेबिलिटी क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और एक रिंग का वॉल्यूम क्या होगा, 4πr² dr, अगर ये छोटा सा आर है, वो है डिस्टेंस है dr, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे पता चल रही थी, r से, दैट इज़ अ रेडियल कोऑर्डिनेट, r n l, ये दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, nl, और आगे आ गया 4πr² dr। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, दैट इज़ द डेंसिटी, रेडियल डेंसिटी, और वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गॉट अ प्रोबेबिलिटी। तो जो ग्राफ बेटा दूसरा पढ़ते हो ना आप, ये ग्राफ कुछ ऐसा आया होता 1s के लिए, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसमें तो बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है। बेसिकली ये ग्राफ किसका है, 4πr²r, दैट इज़ अ ग्राफ फॉर प्रोबेबिलिटी, और ये किसका ग्राफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो आज के बाद ये आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि दो उल्टे ग्राफ कैसे आए। 1s के लिए ही, 1s के लिए ये ग्राफ है प्रोबेबिलिटी का, और ये ग्राफ किसका है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे सेंटर्स मूव करेंगे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये बेटा ग्राफ आया प्रोबेबिलिटी का, डेंसिटी का, और ये ग्राफ आया डिस्टेंस का। इस डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट है, डिस्टेंस 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे r और dr को क्या आ जाएगा, 0। इस पॉइंट पे डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो हम अगेन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो मैक्सिमम आंसर क्या आया, सेंटर पे, मैक्सिमम आंसर सेंटर पे आया, तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। तो डोंट गिव इनटू डिटेल कि ऐसा कैसे हुआ, मैथमेटिक्स में लेने देने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिखा दिया कि ऐसा हो क्यों रहा है, बट होना चाहिए कि आपका ये ग्राफ और ये ग्राफ अलग अलग है। दिस मॉड साई स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड दिस 4πr² dr, दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी। और जो हमारे पास शेल आएगी, ऑर्बिटल आएगी, वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आएगी। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये नहीं, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है बेटा। तो ये है 1s का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। साई का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये आएगा, और 1s का कुछ ऐसा, मतलब एक डिस्टेंस है r, उस डिस्टेंस पे
आर प्लस डी आर, ये डी आर इसमें है, आर प्लस डी आर पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखो पीक हाईएस्ट है, इस डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आई, इस डिस्टेंस पे पहला ऑर्बिट आ जाएगा, दैट इज़ 1s, पहला ऑर्बिट आ गया। अब दूसरे ऑर्बिट को अगर 2s बनाना हो तो वो कुछ ऐसा आता है, 2s में 2 पीक आए, 2 पीक में एक चीज़ ये देखो कि ये यहाँ टच कर रहा है, प्रोबेबिलिटी इस यहाँ टच कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या हो गई, इस डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यहाँ टच कर गया, साई स्क्वायर बेटा 0 हो गया, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, इस डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, नोड्स। तो 2s के लिए एक रेडियल लोड है, 1s के लिए बेटा एक ही पीक थी, 2s के लिए कितनी पीक आई, 2, तो एक क्या आ गया, रेडियल नोड। 3s अगर बनाएंगे तो बेटा 3 पीक आएंगी, 3 पीक आई तो वो 2 पॉइंट से टच हुआ, 2 पॉइंट पे टच हुआ तो नोड्स कितने हो गए, दैट इज़ 2। तो जितने पीक हैं उसमें से एक माइनस कर लो, दीज आर रेडियल नोड्स, क्योंकि हम रेडियल डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं। तो रेडियल नोड्स किसके बराबर होते हैं, एक ऑर्बिटल के प्रोबेबिलिटी ग्राफ में या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने पीक बनते हैं उसमें से 1 क्या कर लेना होता है, माइनस कर लेना होता है। 1 माइनस कर लेना है, आपके पास बन जाएगा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू पीक माइनस 1, नंबर ऑफ पीक्स माइनस 1 कर लोगे तो दैट इज़ द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। पहचानना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पहचानने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 1s का ग्राफ कुछ ऐसा आया नीचे की तरफ, बेटा 2s का क्या होगा, 2 वेव हो जाएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये इसके ऊपर टच नहीं करना, इधर एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, इस पॉइंट पे। तो इसकी कितनी नोड आ गई, 2s की 2 नोड आ गई। अब ये साई है, इट्स नो नीड ऑफ साई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से 3s की क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी, एक ऊपर पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव, 3 वेव आ गई। तो कितने नोड्स हो गए, 1 2, ये इधर टच नहीं हुआ तो 2 नोड्स आ गए। इसी तरीके से आपने ये बनाना है, इस तरीके से ये बनाना है। तो बेटा 1s के लिए एक पीक तो एक पॉजिटिव, 2s के लिए 2 पीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 3s के लिए 3 पीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर एक पॉजिटिव, 4s के लिए 4 पीक, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस तरीके से आपने ग्राफ को पहचानना है कि कौन सा है, 1s के लिए है, 2s के लिए है, 3s के लिए है या 4s के लिए। तो आई होप कि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि एक ग्राफ ऊपर का एक ग्राफ नीचे का कैसे हो। 1s के केस में है बेटा, 2p के केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 2p आपका प्रोबेबिलिटी हो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो, ऐसे ही शुरू होता है, ऊपर जाता है डिक्रीज होता है। 2p में सिंगल पीक है बेटा, क्योंकि p शुरू ही 1 से नहीं शुरू होता, p कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। दैट विल स्टडी इन द क्वांटम नंबर्स की 1p क्यों नहीं होता, p स्टार्ट किससे होता है, 2 से, 1p नहीं होता, 2p स्टार्ट होता है। पहला ऑर्बिटल 2p का p का 2 है, सेकेंड शेल पे है, तो 2p पे पहला ऑर्बिटल p का सेकेंड शेल में शुरू होता है तो एक ही पीक आएगा। 3p में 2 पीक आ जाएंगे, 2 पीक आ गए तो मतलब बेटा कितने नोड बन गए, एक। 3p में कितने नोड बन गए, एक। 4p में कितने नोड आ जाएंगे, 2, 1 2 डन। तो कितने नोड्स बन गए, 2। तो वही चीज़ करनी है, आपको बेसल लेवल पता होना चाहिए कि अगर p शुरू हो रहा है 2 से तो पहले वाले लेवल में कोई नोड नहीं होता, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2, तो 2p वाले की 1 पीक बनेगी, 3p वाले की 2 पीक बनेगी, 4p वाले की 3 पीक बनेगी। वैसे ही d किससे शुरू होता है, 3 से, तो 3d पे 1 पीक बनेगी, मतलब उसमें कोई नोड नहीं होगा 3d में, रेडियल नोड्स की बात कर रहे हैं। 4d के लिए 2 पीक बनेगी, 5d के लिए 3 पीक बनेगी। तो किस लेवल से शुरू हो रहा है उस पर कोई पीक नहीं होती। S1 से शुरू होता है तो 1s में कोई पीक नहीं, 2s में 1, 3s में 2, सो ऑन। जो p शुरू होता है वो 2 से शुरू होता है तो 2p में कोई पीक नहीं, 3p में 1, 4p में 2।
D3 से शुरू होता है तो 3D में कोई पीक नहीं, कोई ये नहीं, नोड नहीं, एक ही पीक। तो उस तरीके से आपने देखने हैं कि कितने नोड्स आएंगे, कितने पीक बनेंगे। 2P में एक पीक, 3P में 2 पीक, सो ऑन। अब D3 से शुरू होता है, 3PD में एक पीक, 4D में 2 पीक, जितने पीक होंगे एक कम कर दो तो उससे आ जाते हैं रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स, रेडियल डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़ीरो आ रही है, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, दैट इज़ n माइनस l माइनस 1। दिस इज़ द फार्मूला फॉर रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1। तो n माइनस l माइनस 1, l आपको पता है s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, तो n माइनस l माइनस 1 कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियल नोड आ जाएगा। तो हमने साई स्क्वायर को प्लॉट करते हैं अलॉन्ग अ रेडियल कोऑर्डिनेट्स r, उससे हमें पता चलता है कि किस डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आ रही है, और वो डिस्टेंस लगभग सिमिलर आता है एज़ कंपैरिजन टू दी बोहर। तो उस डिस्टेंस को हम n ले लेते हैं, दैट इज़ शेल नंबर। तो हमें जो साई पहला है, दैट इज़ द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें मेनली बताता है n शेल, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन l ऑल्सो, सब शेल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि लीनियर मैग्नेटाइजेशन इससे पता चल जाती है। साई n l पे डिपेंड करता है। जो साई r है, दैट अ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन साई, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, n और l के ऊपर। दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटिंग शेल, और l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज लीनियर मैग्नेटाइजेशन। तो जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो n और l बताता है हमें। एक होता है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लास्ट है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इसका ग्राफ आता है। तो बेटा याद रखना, सिर्फ S ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है पहला, P नीचे से ही ऊपर की तरफ जाएगा, D भी नीचे से ऊपर है, सिर्फ S में है ये ग्राफ, बाकी सारे सेम हैं। तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, और इसका आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आपको आइडेंटिफाई करना आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आई होप नोड्स क्लियर हैं। नोड्स वो रीजन है जहाँ प्रोबेबिलिटी 0 होती है। रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1, या आप कर सकते हो जितने पीक आएंगे उसको -1 कर लो, जितने पीक बनेंगे। 1s के लिए एक पीक बनेगा, कोई नोड नहीं। 2s के लिए 2 पीक बने, एक रेडियल नोड आ गया। 3s के लिए 2 पीक बने, 3s के लिए 3 पीक बने तो 2 रेडियल नोड आ गए। p शुरू ही 2 से होता है, तो p का पहला पीक 2p के लिए एक ही पीक होगा, नो नोड्स। 3p के लिए 2 पीक हो जाएंगे तो 1 नोड, एंड सो ऑन। देन होता है साई lm, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। और बेटा एंगुलर वेव फंक्शन में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पर्टिकुलर एंगल, लेट इट बी, ये हमारे पास z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, या मैं इसको r ले लेता हूँ। हर एक एंगल पे, लेट इट बी, हर एक थीटा पे, इधर भी थीटा पे, इधर भी थीटा पे, इधर भी थीटा पे, इधर भी थीटा पे, हर एक थीटा पे प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, तो ऑब्वियस है शेप क्या बन जाएगी, स्फीयर बन जाएगी, शेप स्फीयर बन जाएगी। स्फीयर में हम, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसका रेडियल कोऑर्डिनेट्स, एंगुलर कोऑर्डिनेट्स का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। P पे आते हैं बेटा, देखो P में अगर हम बात करें कि एक इस एंगल पे मान लो थीटा कोई एंगल है, ये z एक्सिस के साथ बना रहा है, इस एंगल पे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इस थीटा एंगल के बीच ही इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नेगेटिव साइड भी इसी थीटा एंगल के बीच ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इस साइड भी z के इसी एंगल पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और इस साइड भी z के इसी एंगल पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये शेप कौन सी बन जाएगी बेटा, इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, z एक्सिस पे है तो ये शेप क्या बन जाएगी, pz। एक थीटा एंगल पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक z एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम क्या कह देते हैं, pz। अब इनमें भी नोड्स होते हैं, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ प्रोबेबिलिटी 0 होगी। बेटा देखो z एक्सिस पे है इलेक्ट्रॉन, तो
एक्स वाई प्लेन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है। जेड एक्सिस पे है तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक्स वाई प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो एक्स वाई प्लेन पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इसको हम कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, एंगुलर नोड्स या को हम नोडल प्लेन भी कहते हैं, जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो, दैट इज़ कॉल्ड एज ए नोडल प्लेन। पी जेड के लिए आ जाएगा एक्स वाई, एक ही नोडल प्लेन। पी वाई के लिए आ जाएगा एक्स जेड, और पी एक्स के लिए आ जाएगा वाई जेड। तो पी के लिए एक नोडल प्लेन होता है, एस के लिए कोई नोडल प्लेन नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एक नोडल प्लेन है। तो इसकी जो एंगुलर नोड आती है पी के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओनली। एंगुलर नोड पी के लिए एक ही आती है, चाहे वो 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, एक ही आता है। ठीक है, शेप सेम रहेगी तो एक ही प्लेन में। सिमिलरली डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन है। अगर डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन कौन से प्लेन में नहीं है बेटा? डी वाई जेड में नहीं है और डी एक्स जेड में नहीं है। तो कितने प्लेन्स इसके आ जाएंगे जो नोडल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? देयर आर 2 प्लेन्स। एक्स वाई पे है तो वाई जेड एक्स जेड पे नहीं होगी, एक्स जेड पे है तो एक्स वाई और सॉरी एक्स जेड पे है तो एक्स वाई पे नहीं होगा और वाई जेड पे नहीं होगा। तो D के लिए 2 प्लेन आते हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी 0 होती है। दे आर D के लिए एंगुलर नोड क्या हो जाएगी? 2। आपको पता है इसका L की वैल्यू भी क्या होती है? 2। सो एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू L। रेडियल नोड हो गया n-l-1, एंगुलर नोड हो गया L। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट नीट लेवल क्वेश्चन यही आता है, या पहचानने के लिए आता है कई बार ग्राफ, बट मैक्सिमम आपको रेडियल या एंगुलर नोड पूछे होते हैं। रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स, तो रेडियल नोड्स उतने ही होते हैं जितना n-l-1 आएगा। ग्लास काफ़ी गंदा हो गया। और एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? L के बराबर हो जाएंगे। मान लो आपको बोला है 5p, 5p के लिए कितने रेडियल और कितने एंगुलर नोड्स? बेटा पहली चीज़ 5 को नहीं देखो, सिर्फ p को देखो। p ऑर्बिटल है तो एंगुलर नोड्स कितने होंगे? एंगुलर नोड्स का वैल्यू होती है जितना उसका क्वांटम नंबर होता है L। p के लिए L की वैल्यू है 1, तो इसका एंगुलर नोड क्या हो जाएगा? 1। और रेडियल नोड कितने होते हैं? n-l-1। n क्या है? 5। L p के लिए क्या होता है? 1 - 1, 5 - 2 दैट इज़ 3। तो 3 क्या हो जाएंगे? रेडियल नोड्स हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ वी डील विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इसमें बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको अच्छे तरीके से पहचान आना चाहिए। 1s में 1 पीक, 2s में 2 पीक, 3s में 3 पीक, सो ऑन। और p में 2p में 1 पीक होती है, 3p में 2 पीक होती हैं, सो ऑन। s ऊपर से नीचे आता है जब डेंसिटी बनाते हैं, बट हम देखते क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में फ़र्क है। डेंसिटी में साई स्क्वायर ही लिखा होता है और प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 4πr² dr लिखा होता है, जैसे वो आया वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके। तो उसके ग्राफ आपको आने चाहिए। रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स पता होना चाहिए। वाई देयर आर 2 ऑर्बिटल्स इन वाई देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, दैट इज़ ड्यू टू द स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन। साई को हम वेव फंक्शन और साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्यों लेते हैं? दीज आर द मेजर थिंग्स विच यू शुड नो in the quantum mechanical model. In our next lecture beta we will study what are the different quantum numbers, how they are derived. तो at least I hope कि इतना सारा पता चला होगा। जो भी क्वेश्चन होगा बेटा, डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।